पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है ना चाहते हुए भी इमरान ख़ान। सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान की एक लिहाज से बड़ी दबंग पेशी। अब पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में तो उनके नाम पे पाबंदी है। कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कुछ लोग मजाकन कासिम के अब्बा भी कहते हैं, लेकिन आज वो इस्लामाबाद पहुँचे। एक कोयटा में वकील साहब का कत्ल हुआ था और उसमें भी नामज़द कर दिया गया इमरान ख़ान को। उसी केस के सिलसिले में इमरान ख़ान आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बहुत गैर मामूली रश था, भीड़ थी, उनकी पार्टी के लोग भी थे, मीडिया के भी बहुत सारे लोग थे और दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट तो ये थी, वो आपको हम हाल बाद में सुनवाएंगे। दूसरी और वो डेवलपमेंट थी कि उनको 9 अगस्त तक रिलीफ मिल गया, बेल मिल गई। दोबारा उनको अब 9 अगस्त को पेश होना है। लेकिन इस दौरान दूसरी डेवलपमेंट का ताल्लुक़ था एक सहाफ़ी से। कहते हैं वो ख़ुद को सहाफ़ी, लेकिन वो सहाफ़ी हैं नहीं हैं मुझे नहीं मालूम। बहरहाल जो काम उन्होंने किया वो सहाफ़ी वाला नहीं था और वो बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में हुआ। वहाँ पे सहाफ़ी भी मौजूद थे, वकील भी मौजूद थे और जो सहाफ़ी थे उनमें हमारे दोस्त सुहेल ख़ान भी मौजूद थे और उनके सामने एक मुकालमा हुआ इमरान ख़ान और वो मुबैना या सहाफ़ी के दरमियान। तो इसीलिए हमने कहा कि आपकी हम मुलाकात सुहेल साहब से करवाते हैं। तो सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जनाब, आप तो बड़े महसूस हुए होंगे। वो क्या वाक़या हुआ जब इमरान ख़ान और एक मुबैना सहाफ़ी का मुकालमा हुआ, वो हुआ क्या? जी इम्तियाज़ साहब, पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसको ऐड कर रहे थे जस्टिस याया अफरीदी और साथ में उनके जस्टिस थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली, जो कि हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी, जो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुई है। ये 3 रुकनी बेंच था और 20 जुलाई को जो क्वेटा में एक वकील थे अब्दुल रज़ाक शर, 6 जून को उसको नामालूम अफराद ने एयरपोर्ट रोड पर कत्ल किया था और उससे कत्ल से एक दिन पहले, चूंकि वो जा रहे थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और उससे एक दिन पहले उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान ने असम्बली डिसॉल्व की, तो लिहाजा उन्होंने एक गद्दारी की और आर्टिकल 6 के तहत उनके तहत मुकदमा चलाया जाए। तो 6 जून को जब वो जा रहे थे तो उसको नामालूम अफराद ने क्वेटा एयरपोर्ट रोड पर उनको कत्ल कर लिया। बाद में उनके जो बेटे हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई और FIR में जो है उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम जो है उसका नामज़द किया था। इस पर फिर बाद में वहाँ पे कुछ 2 वकील थे बलूचिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया था, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी वो पिटीशन डिसमिस की थी इस बुनियाद पे कि उन्होंने कहा था कि चूंकि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो लिहाजा उनका ये नाम इमरान खान का FIR का जो वहाँ पे जो दरख्वास्त दायर की थी कि उनका FIR से उसका नाम हटाया जाए। इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में उसकी 2-3 समातें हुई थी। लास्ट हियरिंग जो हुई थी 20 जुलाई को, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को आज तलब किया था और उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने यह करार दिया था कि अगर वो रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो इन पर्सन पेश हो जाए। तो आज कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए अदालत में। आपको पता है जब इमरान खान आते तो कितनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, कितने अफराद होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, बहुत सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। तो और दूसरा जो ये जो समात हो रही जा रही थी ये बेंच नंबर 3 में थी। जो बेंच नंबर 3 जो है ये इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी इतना बड़ा हॉल नहीं होता है, छोटा हॉल होता है। जिस तरह बेंच 1 होता है, बड़ा हॉल होता है चीफ जस्टिस, जहाँ पे चीफ जस्टिस बैठते हैं। लेकिन आज जब इमरान खान आए और वो बैठे, वो वकीला की कुर्सी में बैठे हुए थे, इस दौरान अभी हम जजेस का इंतजार कर रहे थे कि जज साहिबान आए और केस की सुनवाई हो, समात शुरू हो। वो तो आपको पता है कि जब इतने बड़े पार्टी के चेयर हेड हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो बहुत सारे सहाफ़ियों का जब तक जजेस नहीं आए हुए थे तो वो उनसे सारे जो है ना बिल्कुल उसके घेरा डाल दिया। वो बैठे हुए थे इमरान खान और हम तो इस साइड पे खड़े थे, हम जजेस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक हमारे एक कोलीग हैं तैयब बलोच,
जो कि हमारे पास प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं, और वो जनाब उन्होंने इमरान खान से कुछ जो लड़कों ने, हम करीब खड़े थे लेकिन चूंकि हमें अंदाजा नहीं था कि वो बहुत सारे लोग थे तो हमें तो पता नहीं था, लेकिन किसी ने बताया कि इन्होंने इमरान खान से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो उस पर इमरान खान ने उसको कोई जवाब भी नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने सर हिलाया, तो फिर इसने कहा कि तुम बड़े ढीठ हो। तो इस पर बड़े ज्यादा वो, जब हमें पता चला, हम सारे सहाफियों को, बाद में हम प्रेस रूम में भी कुछ सहाफियों ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि भाई आपको लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। हमने भी उनको बड़ा किया और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि आप बतौर सहाफ़ी आपकी जितनी भी मुखालफत हो, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, और सवाल जो जवाब देते हैं ये उसकी कि वो जवाब देता है या नहीं देते, लेकिन अखलाकी तौर पर आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अब मैं एक दोस्त से रब्ता किया, एक कुलीग से, तो उसने कहा कि अब उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है बलोच ने। वो कह रहा था कि नहीं, मैंने इमरान खान को कहा कि आप यू टर्न लेते रहते हैं तो आपको शर्म नहीं आती। तो उस पर इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया, या कुछ लोग कहते कि इमरान खान ने कहा कि मुझे क्यों शर्म आएगी, तो इसने फिर उसको कहा कि आप बड़े ढीठ हो। तो ये इस तरह का वाकया हुआ। फिर तो आप क्या समझते हैं कि भले वो अपना बयान तब्दील करे, भले उसने यू टर्न ले लिया तैयब बलोच ने, तो इसका मतलब क्या है? क्यों उसको इस तरह की जरूरत हुई है बात करने की? ये तो आप उसी को, लेकिन उसकी जो टिल्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और वो पता नहीं उसने किस डायरेक्शन पे ये बात की। लेकिन इम्तियाज साहब, बुनियादी बात ये है कि हम वज़रा से मिलते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, सब सहाफ़ी का हक है कि वो सवाल करे, लेकिन सवाल भी जो है वो अखलाक के दायरे में करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर सवाल करें और आपके मर्जी का अगर जवाब ना मिले तो आप ये रवैया इख्तियार करें। आप यकीन जानिए, हम तकरीबन 45 मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, सभी ने उसकी बड़ी मजम्मत की। हमने उनको कहा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ सहाफ़ी हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारा लाख इख्तिलाफ है पीटीआई से, इमरान खान से, लेकिन बतौर सहाफ़ी जो है इस तरह का वो नहीं करना चाहिए था। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई। बहरहाल मैं खुद इसकी मजम्मत करता हूँ। मैंने भी उसको कहा कि यार कम से कम आप सहाफ़ी, और आपने तो, हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सहाफ़ी आते हैं, रेगुलर जो आते हैं, तो आपने तो एक किस्म की हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। लेकिन सुहेल, मैं यहाँ पे जी, ये एक सवाल मेरे जहन में ये पैदा हो रहा है कि मैंने भी 35-36 साल सहाफ़त की है, आप भी काफ़ी अरसे से इसी मैदान में हैं, लेकिन हमने कभी किसी सियासतदान को, किसी भी वज़ीर को इस तरह मुंह पे कभी ये नहीं कहा कि आप बहुत बेगैरत हैं, बहुत ढीठ हैं, बहुत बेशरम हैं। तो आज ये जो वाक़या हुआ है, इसकी तो मैं समझता हूँ जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। चाहे यहाँ उस जगह पे नवाज़ शरीफ होते या आसिफ अली ज़रदारी होते, किसी को भी किसी सहाफ़ी की तरफ से इस किस्म का इंतहाई लग़्व ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आपका क्या ख़्याल है कि इसका बुनियादी मोटिव क्या हो सकता था? क्या उसको पढ़ा के भेजा गया था, या वो अब किसी एक पार्टी की मोहब्बत में ये साहब इतने अंधे हैं कि उसको अखलाकियात से ज़्यादा बल्कि प्रोफेशनल जो नॉर्म्स हैं उसको वो भूल गया? क्योंकि बतौर सहाफ़ी आप किसी को भी ये एडजेक्टिव्स और इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते जो कि आपके ऊपर आपके सियासी मुखालफिन लगाते हैं। जी, वो इम्तियाज साहब, मैं आपको बताऊं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म में हमें बाकायदा तौर पर यह सिखाया जाता था कि कुछ सहाफत में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और वो मतलब है ऐसी की तैसी कर देता है, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐसा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन बतौर सहाफ़ी जब हम खबर देते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो जो उस शख्स ने कहा होता है, तो वो जो जर्नलिज्म में डूज एंड डोंट्स है ना, वो उसका लिहाज रखना चाहिए। और आज जो इसने किया है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये प्लांटेड क्वेश्चन था, और जैसा भी है अब उसका दीन ईमान अलग है। लेकिन जाती तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम, ना सिर्फ मैंने बल्कि आज हम सारे सहाफ़ियों ने उसको बहुत ज़्यादा, हमने उसको शदीद हमने उसकी मजम्मत की। हमने उसको कहा कि भाई आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लाख इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को पीपल्स पार्टी से मोहब्बत होगी, ज़्यादा उसका टिल्ट होगा, किसी को पीटीआई से होगी, लेकिन इस तरह का जो रवैया है वो नहीं करना चाहिए। और ये मैं खुद इसको आई स्ट्रांगली कंडेम इट। अच्छा ये बताएं सुहेल कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई और फिर इमरान खान को
2 हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त मिल गया है। इससे आप इसका मतलब क्या अख़ज़ करेंगे? इसको इंटरप्रेट आप कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब है? असल में अदालत जो है वो तो ड्यू प्रोसेस से चलती है ना। इन लोगों ने पिछली समात पे इनको बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत को डायरेक्शन भी दी गई थी कि आप हम एक रिपोर्ट पेश करें एफआईआर के हवाले से, या जो इन्वेस्टिगेशन जो जारी है। आज उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कराई, लेकिन जब आज समात शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत से इस्तदा की कि आप इमरान खान साहब को डायरेक्शन दे कि वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने एक 7 रुकनी बेंच जो जेआईटी बनाई है, जिसमें एसएसपी, आईजीपी, बड़े हाईली ऑफिसरान जो है वो शामिल है उसमें, कि वो उस शामिल तफ्तीश हो जाएं। तो इस पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जज जो कि बेंच के फाजिल रुकन थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हो, ऑन विच ग्राउंड्स यू आर अर्जिंग दैट ही शुड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। तो एडवोकेट जनरल ने सिंपल जवाब दिया कि चूंकि एफआईआर में उसका नाम है तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उनको होना चाहिए। लेकिन इस पर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा है कि अभी हम इस स्टेज पर हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको कहें कि ये डायरेक्शन दें, क्योंकि आज पिछले हमारे जो कोर्ट की जो हमने डायरेक्शन दी थी, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है। वो रिपोर्ट्स हम देखेंगे, वो फैक्ट्स देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, जो नई एलिवेट हुई हैं एज ए जज, पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उन्होंने स्पेसिफिकली ये उनको कहा एडवोकेट जनरल को कि जनाब जो दरख्वास्त गुजार है इमरान खान साहब, उन्होंने एफआईआर के मुख्तलिफ जो कंटेंट्स अज्जा हैं उसको चैलेंज किया है। तो आप कैसे कहते हैं कि आप पहले जो है उसको कहें कि जीआईटी में शामिल किया जाए। तो लिहाजा अब उन्होंने 9 जो अगस्त तक ये समात मुलतवी की और खासूसी तौर पर ये डायरेक्शन दी है कि इमरान खान साहब को वो पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं करेगी। इस दौरान इमरान खान ने अपने वकला को कहा कि जरा डेट एक्सटेंड करें, लेकिन वो लतीफ़ कोसा साहब ने कहा, तो फिर याया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा हम डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो लिहाजा 9 अगस्त तक अब समात मुलतवी कर दी गई है। और इमरान खान को यह भी कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग पे आप दोबारा आएंगे। नहीं, इससे आपको कुछ लगता है कुछ उसकी मुश्किलात आसान हो रही हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को कहीं कॉन्डुइट बनाया जाएगा इमरान खान को मजीद रिलीफ देने के लिए? जहां तक रिलीफ देने की बात है, वो तो उस पर अदालतों पे इल्जाम लगाया जाता है कि उसको रिलीफ मिल रही है। लेकिन आप इम्तियाज साहब आप देखें कि अदालतों ने जो है वो मतलब है अपने उस पर नहीं चलना चाहते, जज्बात पर नहीं चलती अदालतें जाहिर है कि जो रिस्पोंडेंट होता है, जो डिफेंडेंट होता है, जो प्रोसिक्यूशन होती है, दोनों साइड को देखना होता है, केस की नौयत को देखना होता है, फैक्ट्स को देखना होता है। तो लिहाजा लोग तो अब मतलब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को आज बड़े बड़े हमने खबरों में देखा कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। तो अदालतें जो हैं वो आपको पता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे वो चलती है। और अब उन्होंने आज आईजी बलूचिस्तान ने जो रिपोर्ट जमा कराई है, अब उसको जाहिर है अदालत देखेगी, फैक्ट्स को देखेगी। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूं कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उस वक्त उसके वकला ने कहा था कि जनाब आप जो एफआईआर जिस दिन उनका कत्ल हुआ है अब्दुल रज़ाक साहब का, उस दिन तो इमरान खान इस्लामाबाद में थे, एक कोर्ट में वो पेश हो रहे थे, और ये बड़ी दलील दी थी। और दूसरा जो है इमरान खान की जानिब से ये बाकायदा तौर पर इसकी टोटल नफी की गई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की भी। उसने कहा हम ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये हम इसको मानते ही नहीं है। लतीफ़ कोसा ने बार बार कहा है। तो अब देखना ये होगा कि अब अगली समात पर क्या होता है, फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और अदालत जो मौजू चाहेगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप चूंकि वो दूसरे केस को भी फॉलो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े ज़ोर शोर से जारी है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमों या ट्रायल से मुताल्लिक, तो वो किस सिमत में आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है? उसमें तो अभी ज़्यादा तौर पर जो दरख्वास्त गुजारों ने कहा है, खुसूसी तौर पर एतजाज़ एहसन साहब ने, उनके वकील लतीफ़ कोसा हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो तो तमाम वो यही कह रहे हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मिलिट्री कोर्ट कर सकती या नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने जो बेसिक चीज़ें बताई हैं, अमूमी तौर पर आम तौर पर देखा जाता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होते हैं
तो उस पे जितने भी ट्रायल्स होते हैं वहाँ के जो बतौर उनके जो कह रहे हैं कि आम जो अदालतों में जो जज साहिबान होते हैं उनके बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उनके केसों का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता चलता है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फैक्ट्स को किस तरह देखा जाता है, और उनके मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक उनकी बेसिक ये एक नुक्ता एतराज़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होते हैं उसमें सिर्फ गिल्टी और गिल्टी नॉट लिखा जाता है। लेकिन गुज़श्ता समात पर अटॉर्नी जनरल साहब ने अब यकीन दहानी कराई है कि ये जो गिल्टी और गिल्टी नॉट सिर्फ नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जब भी कोई कन्विक्शन होगी तो उसके बाकायदा डिटेल रीजनिंग, जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक केस का फैसला आता है उसके बाद फिर उसकी बाकायदा जो तफसीली फैसला आता है, डिटेल रीजनिंग दी जाती है कि किस तरह हमने ये फैसला क्यों किया। और मुख्तलिफ, आपको पता है इम्तियाज साहब कि अदालतें जो है मुख्तलिफ अदालतें नज़ीरें पेश करती हैं कि वो फलां केस में इस तरह हुआ था तो फलां केस में ये करार दिया गया था, तो इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में वो चीजें नहीं होती। तो लिहाजा चूंकि लास्ट हियरिंग पे अटॉर्नी जनरल ने जो बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि एक तो अभी तक वो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि केस जितने भी 102 अफराद हैं उनको जो है उनको अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर ट्रायल शुरू होगा तो उससे पहले कोर्ट को आगाह किया जाएगा। और कोर्ट ने उनको सख्त ये तनबीह की थी कि आप जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आप ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो पहले आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरा जो अहम नुक्ता अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि ये कोर्ट जो है मिलिट्री ट्रायल होगा, इसमें एक किस्म का ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल इस तरह होगा कि जो जितने भी मुबैना या जो भी मुलजिमान हैं उनके फैमिलीज होंगे, उनके वकील होंगे, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि इस ट्रायल के दौरान तमाम मुलजिमान को अपना प्राइवेट काउंसिल करने की भी इजाज़त होगी। ये वो तमाम वो चीज़ें थी जिस पर अब समाअत मुलतवी की गई है, और अब देखना ये होगा कि बज़ाहिर जजेस ने तो सबकी बातें सुन ली, उन्होंने भी कुछ नज़ीरें पेश किए हैं कि मुख्तलिफ केसों की नज़ीरें पेश की हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये यकीन दहानी कराई गई है तो इसके बाद अब अदालत किस नहज पे जाएगी, किस मोड़ पे जाएगी, क्या फैसला करेगी। लेकिन एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ कोसा और ये सब ने ये बातें की हैं कि जो आम अदालतों में जिस तरह प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में वो जो है उसकी जो है इंश्योरेंस नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, बड़ी ज़बरदस्त तफसीलात बताई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, एक तो इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से, और दूसरा इस वक्त जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन यानी आम लोगों के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस चल रहा है उस पर कुछ उन्होंने रोशनी डाली। और उनका ये ख्याल है कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो ये केस सुन रहे हैं फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़, इस पे वो साबका मिसालों से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। इस मौके पे मुझे याद आया कि जस्टिस बाबर सत्तार जब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं बने थे, उन्होंने मार्च 2015 में 23 मार्च 2015 में एक मज़मून लिखा था। उस मज़मून का ताल्लुक़ था 21वीं तरमीम से। 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतों के क़याम की इजाज़त दी गई थी, यानी पार्लियामान ने इजाज़त दी थी 21वीं तरमीम की सूरत में। अलबत्ता उस पर कदगन लगाई गई थी कि फ़ौजी अदालतें 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी। उसमें जब 2 साल यानी 2017 का ज़माना आया तो उसमें मज़ीद 2 साल का इजाफ़ा कर दिया गया। उसके बाद ये मामला अमलन गुमनाम हो गया, लेकिन एक सनसेट क्लॉज उसको कहते हैं। अब वो जब 21वीं तरमीम पास हो गई तो बाबर सत्तार साहब ने, यानी इस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बतौर एक राइटर के, बतौर वकील के, ये लिखा था कि हमारी पार्लियामान ने मिलिट्री जस्टिस को लेजिटिमाइज़ कर दिया, यानी फ़ौजी अदालतों के क़याम को जायज़ करार दे दिया है। इसी तरह उन्होंने उस वक्त की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी यही लिखा था कि अदालतों ने पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून से अमलन आंखें मूंद ली हैं, यानी दूसरी तरफ देख लिया। और इस लिहाज से बाबर सत्तार साहब ने न सिर्फ अदलिया बल्कि ख़ुद पार्लियामान पे भी ख़ासी तनकीद की थी कि किस तरह इन 2 इदारों ने मिल के फ़ौजी अदालतों के क़याम की राह हमवार कर दी थी। हालांकि उन्होंने अपने मज़मून में ये बिल्कुल वाज़ेह किया था, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिस तरह नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को गैर मामूली इख्तियारात देकर
बहुत सारे सियासतदानों की, बशमूल नवाज़ शरीफ के, बशमूल इमरान ख़ान के, उनकी ज़िंदगी को तंग किया गया, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, यानी कवानीन का नाजायज़ इस्तेमाल था। तो इस मज़मून में उन्होंने ये भी लिखा था कि बैरूनी तौर पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कॉन्डक्ट पे भी, तर्ज़ अमल पे भी, कार्रवाइयों पे भी एक चेक होना चाहिए, जो कि नहीं था। अब मौजूदा हुकूमत ने बहुत तिया पांचा एक कर दिया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कवानीन का। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है, चूँकि इत्तेफाकन मेरी नज़र उस मज़मून पे पड़ी थी जो जस्टिस बाबर सत्तार ने बतौर वकील लिखा था, कि वो उस वक्त उन्होंने बड़ी मुखालफत एक लिहाज से की थी फ़ौजी अदालतों की। अब मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज किस सिमत में जा रहे हैं। क्या वो भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात की राह हमवार करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिला लेंगे, या फिर उन तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखेंगे जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बाबर सत्तार ने अपने मज़मून में किया था।